यह कहानी स्वरचित है, कृपया इसकी चोरी ना करें। माँ बाप की मौत के बाद बेटे ने लिया ऐसा फैसला जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सुनिए, सुबह के 6 बज गए हैं, अब जल्दी उठ जाइए वरना आपको ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। माँ कहाँ है? माँ बाहर हैं। क्यों, क्या हुआ? माँ को बोलो मैं उठ गया हूँ। जो भी काम है मुझे बता दीजिए, वो चाय पी रही हैं। नहीं, तुम जाकर माँ को बुलाओ। अच्छा ठीक है। छाया अपने पति की बात मानकर बाहर चली जाती है। बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी आशा जी चाय पी रही थी, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। छाया उनके पास आती है और कहती है, माँ, आपको विनय ने बुलाया है। मैंने तो उनसे कहा भी था कि जो भी काम है मुझे बता दीजिए, उन्हें क्यों परेशान करते हो? पर उन्होंने कहा, नहीं, माँ को ही भेजो। इतना सुनकर आशा जी मुस्कुराने लगती हैं। वो वहीं टेबल पर अखबार रखकर चाय को ऐसे ही छोड़कर विनय के पास जाती हैं। विनय के सिरहाने बैठकर उसके बालों में हाथ फिराते हुए वो कहती हैं, उठ जा मेरे लाल। माँ। और इतना कहकर विनय अपनी माँ की गोद में सिर रख देता है। अरे पगले, इतना बड़ा हो गया है तू, शादी हो गई है तेरी, अभी भी 10 साल का बच्चा बना रहता है। आपको तो पता है ना माँ, जब तक आपकी सूरत ना देख लूं मेरा दिन शुरू नहीं होता। हाँ बेटा, मुझे पता है, शुरू से ही यही रहा है तेरा। सबसे पहले उठते ही मुझे पुकारता है। मेरा चेहरा देखने से जाने कौन सा सुकून मिलता है तुझे। आप नहीं समझोगे माँ, मैं अपनी माँ का चेहरा देखकर अपने दिन की शुरुआत करना चाहता हूँ, इसलिए सबसे पहले आपको अपने पास बुलाता हूँ। अच्छा, ठीक है, अब मस्का लगाना बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। अच्छा, क्या खाएगा? मैं तेरे लिए बना देती हूँ। माँ, आलू के पराठे बना दो ना। ठीक है, बनाती हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। इतना कहकर आशा जी बाहर आ गई और रसोई में पराठे बनाने की तैयारी करने लगी। छाया तब तक सफाई के काम में लगी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी सास को रसोई में काम करते देखा तो वो भागी हुई उनके पास आई और बोली, अरे माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? इस उम्र में आपको काम करना कोई शोभा देता है क्या? आप आराम से बैठ जाइए, मैं बना देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो रोज ही काम करती हो, आज माँ के हाथ के पराठे खाना। भला मेरे मरने के बाद तुझे गर्मा गर्म खिलाने वाला कौन होगा यहाँ? आप ऐसा क्यों कहती हैं? आप ऐसी बातें मत किया करें माँ। इतना कहकर छाया अपनी सास के गले लग जाती है। फिर आशा जी सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर देती हैं। छाया, अपने पापा को बुला ले, कह दे कि जल्दी से आ जाएं नाश्ता करने। इस बुढ़ापे में समय से खाना खा लेंगे तो बीमारियां नहीं घेरेंगी। जी माँ, मैं अभी बुलाती हूँ। और छाया अपने ससुर को बुला लाती है। प्रकाश जी खाने की खुशबू सूंघते हुए आते हैं और कहते हैं, क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह पराठे की खुशबू? हाँ, मैंने सोचा कि आपको मेरे हाथ का खाना खाए काफी दिन हो गए हैं, तो सोचा बना देती हूँ। अच्छा, रहने दो, मुझे तो पता है पक्का तुम्हारे लाडले की फरमाइश होगी, और नाम मेरा? वाह भाई वाह। खैर कोई ना, कम से कम उसके सहारे हमें भी खाने को मिल जाएगा। हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके लिए मैंने कभी कुछ बनाया ही नहीं। हाँ बनाया है, मैंने कब मना किया, पर जब बात दोनों बाप बेटे की पसंद की हो तो हमेशा बेटे को ही आगे रखती हो। आप भी ना,
क्या बच्चों से मुकाबला कर रहे हैं? हम हैं तो उनके लाड करने वाले बैठे हुए हैं। हम नहीं रहेंगे फिर तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आकर उन्हें खुद ही बड़ा बन जाना है। माँ बाप के सामने ही तो बच्चे अपनी फरमाइशें रखते हैं। सही कह रही हो आशा। भगवान हमारे परिवार के प्यार को ऐसे ही बनाए रखें। सभी ने साथ में बैठकर गर्मा गर्म नाश्ता किया। फिर विनय और प्रकाश जी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। छाया अपनी सास आशा के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी आशा जी कहती हैं, छाया, यही समय है बेटा तुम दोनों का एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का। फिर अगर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई तो बेटा तुम उन्हीं में उलझ कर रह जाओगी। अभी मैं हूं तो तुम घर की परवाह मत किया करो। दोनों एक दूसरे के साथ बाहर घूमने चले जाया करो। कभी खाना खाने बाहर चले जाओ तो कभी पार्क में घूमने चले जाओ। बच्चे होने के बाद तो तुम बच्चों में उलझ जाओगी और विनय तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाने में। आप सही कह रही हैं माँ, पर आप लोगों को छोड़कर ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, हमारी चिंता मत करो, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर बच्चे ही खुश नहीं रहे तो परिवार कैसे खुश रहेगा? एक काम करना, आज जब शाम को विनय आए तो पहले से ही रेडी रहना और कहीं बाहर घूमने का प्लान बना लेना। जी माँ। इतना कहकर आशा जी अपने कमरे में सोने चली जाती हैं और छाया शाम को बाहर जाने के लिए पहनने वाली ड्रेस तैयार करने। वो ब्लैक रंग की साड़ी बाहर निकालती है और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और शीशे में खुद को निहारती हुई शर्मा जाती है। फिर वो विनय को फोन करती है। हेलो विनय, क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई? वो मैं ना घर में बोर हो रही हूँ तो मैंने सोचा आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलें। ठीक है, शाम को रेडी रहना। वैसे कहाँ चलने का प्लान है? वो बाद में सोचेंगे, बस आप टाइम से घर आ जाना। जैसा आप हुक्म करें महारानी साहिबा। छाया मुस्कुराकर फोन रख देती है। शाम को विनय जल्दी घर आ जाता है। दोनों साथ में बाहर घूमने जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आज विनय छाया को इस रूप में देखकर उसका दीवाना हुए जा रहा था। दोनों ने एक साथ खाना खाया, एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया। दोनों को एक साथ यूं अकेले समय बिताकर काफी अच्छा लग रहा था। फिर वो वापस अपने घर आ गए। कुछ दिनों बाद प्रकाश जी चहकते हुए घर में आते हैं और आशा जी को आवाज लगाते हैं, सुनती हो भाग्यवान, कहाँ हो? अरे क्या हुआ, इतनी खुशी? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे दोस्त दिवाकर के बारे में। हाँ, क्या हुआ उसे? सब ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें उसके घर जाना है। क्या अभी? हाँ अभी। उसके घर कई सालों के बाद खुशियां आई हैं। उसको पोता हुआ है, बधाई देने जाना है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं स्कूटी बाहर निकालता हूँ। उनकी बातें सुनता हुआ तब तक विनय भी बाहर आ गया था। विनय बोला, अरे पापा, स्कूटी क्यों? वैसे भी शाम हो गई है, चलिए मैं आपको गाड़ी से छोड़ आता हूँ। हाँ पापा जी, स्कूटी आजकल सेफ नहीं है, इनके साथ चले जाइए, ये आपको छोड़ आएंगे। नहीं बेटा, तुम यहीं रहो बहू के साथ, बस थोड़ी सी दूरी पर ही तो है। मैं और तुम्हारी मम्मी स्कूटी पर चले जाएंगे। इतना कहकर प्रकाश जी बाहर स्कूटी निकालने लगते हैं और आशा जी तैयार होकर आ जाती हैं। घर से निकलते हुए आशा जी बहू को कहती हैं, बेटा विनय का ध्यान रखना, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है,
हम जल्दी ही आ जाएंगे। जी माँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। फिर दोनों वृद्ध दंपत्ति स्कूटी पर निकल पड़ते हैं। निकलते निकलते उन्हें थोड़ी देर हो गई थी। प्रकाश जी की आंखों में सामने से आते वाहनों की लाइटें चुभ रही थी और उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी वे उस जगह पर आ जाते हैं जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सड़क पर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। स्कूटी जैसे ही उन छोटे पत्थरों के ऊपर जाती है तो स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है और स्कूटी खिसट कर गिर जाती है। प्रकाश जी के गिरते ही सिर में चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं, जबकि पीछे बैठी आशा जी खिसटते हुए एक लोहे के सरिये से टकरा जाती हैं और वो सरिया सीधा उनकी छाती के आर पार हो जाता है और वो वहीं दम तोड़ देती हैं। कुछ देर बाद जब वो वहां से आने जाने वाली सवारियों ने उनको देखा तो सबसे पहले उनका फोन ढूंढा गया। आशा जी की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर ही नाम सेव था, मेरा लाडला। उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया। उधर से आवाज आई, हेलो, हाँ माँ, आप पहुंच गए? तभी कॉल करने वाले ने कहा, क्या आप इनके बेटे लगते हैं? जी हाँ, और माँ कहाँ है? आप कौन हैं? देखिए, उनका एक्सीडेंट हो चुका है और दोनों की हालत गंभीर है। आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। फिर उनमें से कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले गए। विनय और छाया दोनों अफरा तफरी में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में आशा जी को पहले ही मृत घोषित कर दिया जाता है और डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रकाश जी को बचाया नहीं जा सका। उनके सिर में अंदरूनी चोट लगने से खून अंदर ही अंदर बहने लगा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोनों बच्चे एक पल में अनाथ हो गए थे। उनका हंसता खेलता परिवार बिखर गया। किसको पता था कि मौत उनके इतने करीब खड़ी थी। विनय तो जैसे पत्थर की मूरत बन गया था और छाया का तो रो रो कर बुरा हाल था। आशा जी और प्रकाश जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन अब घर उनके बिना बिल्कुल सूना हो चुका था। विनय का खाना पीना तक छूट गया था। वो लगभग कमरे में ही बंद रहता था। छाया को रह रहकर अपनी सास के आखिरी शब्द याद आ रहे थे, छाया बेटा, विनय का ख्याल रखना। पर कैसे कैसे संभाले वो विनय को इन हालत में? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन एकाएक छाया के मन में एक विचार आया और उसकी आंखें चमकने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। फिर वो विनय के पास गई और विनय से बोली, विनय, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। छाया विनय के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, देखो विनय, मुझे पता है माँ पापा के जाने के बाद आप बहुत दुखी हैं, पर कैसा हो अगर हम अपने घर में फिर से माँ बाप ले आए तो? विनय ने बड़ी ही हैरानी भरी नजरों से छाया की ओर देखा और पूछा, फिर से? ऐसा कैसे हो सकता है छाया? मैं समझा नहीं। छाया मुस्कुराते हुए बोली, विनय, जैसे जब किसी को संतान नहीं होती तो अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेते हैं, अगर हम भी वृद्धाश्रम से माँ बाप ले आए तो? छाया की बात सुनते ही विनय की आंखों में आंसू आ गए। विनय ने बड़े ही गर्व के साथ कहा, छाया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। आजकल के ज़माने में तो लोग अपने सास ससुर को नहीं पूछते, और यहाँ तुम किसी और के माँ बाप को अपने माँ बाप बनाने की जिम्मेदारी उठा रही हो। हाँ विनय, बिना माँ बाप के यह घर एकदम सूना हो गया है। अब उनको तो हम वापस नहीं ला सकते,
लेकिन जिन्हें बच्चों के प्यार की ज़रूरत है और हमें माँ बाप की, कम से कम किसी एक ऐसे दंपत्ति को तो हम बच्चों वाला प्यार दे ही सकते हैं ना। तुम सही कह रही हो छाया, हम कल ही वृद्धाश्रम चलेंगे। यह सुनकर छाया खुश हो जाती है और सुबह वृद्धाश्रम जाने की तैयारी करती है। अगली सुबह, छाया जल्दी आओ, हमें लेट हो रहा है। जी आई। और छाया जल्दी से आकर कार में बैठ जाती है। दोनों घर को एक बार देखते हैं, मानो उनकी आंखें कह रही हों कि अब यह घर फिर से माँ बाप की खुशियों से भर जाएगा। फिर गाड़ी अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल पड़ती है। गाड़ी सीधा वृद्धाश्रम के बाहर जाकर रुकती है। सभी गाड़ी की तरफ देखकर सोचते हैं कि आज फिर से किसी माँ बाप को बेसहारा कर दिया गया है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। विनय और छाया दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाते वक्त उनकी बुजुर्ग महिला से टक्कर हो जाती है, जो डंडे के सहारे चल रही थी। वह डंडा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। छाया उन्हें तुरंत वह डंडा उठाकर बड़े ही प्यार से देती है तो देखती है उस वृद्ध महिला की आंखों में गहरा दुख समाया हुआ था। आंखें जाने कब से रोना चाहती थी। तभी वृद्ध महिला उन्हें आशीर्वाद देती है और दूर एक बेंच पर बैठे वृद्ध व्यक्ति की ओर चल पड़ती है। अंदर जाकर विनय और छाया वहां के मैनेजर से मिलते हैं और उन्हें अपनी इच्छा के बारे में बताते हैं। विनय, देखिए, हम आपसे माँ बाप अडॉप्ट करने आए हैं। दरअसल हमारे माता पिता का देहांत 1 महीने पहले ही हुआ है, लेकिन माँ बाप के बिना रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी पत्नी ने मुझे यह आइडिया सुझाया कि हम क्यों ना वृद्धाश्रम से माँ बाप को अपने घर ले आएं। यह सुनकर मैनेजर की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मैंने यहाँ कई साल की नौकरी की है, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो यहाँ अपने माता पिता को छोड़ने नहीं, लेने आया हो। तो बताइए, आप किन्हें अपने साथ ले जाना चाहेंगे? यह बात सुनकर विनय धीरे से छाया की ओर देखता है तो छाया एक जगह टकटकी लगाए देख रही थी। विनय ने जब छाया से पूछा तो छाया ने बेंच पर बैठे दंपत्ति की ओर इशारा किया और मैनेजर से पूछा, मैं जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ कि वो लोग उदास बैठे हुए हैं, जबकि बाकी सभी लोग यहाँ आपस में बातें कर रहे हैं। तब मैनेजर बताता है कि वो कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। उनका एक ही बेटा था। उनके रिश्तेदारों ने ज़मीन जायदाद के लालच में इनसे धोखे से ज़मीन हथिया ली और इनके बेटे को भी मरवा दिया और इन्हें घर से निकाल दिया। बेटे के खो जाने से इन्हें ऐसा सदमा लगा कि इन्हें कुछ भी सुध नहीं रही। एक दिन हमें ये सड़क के किनारे बैठे हुए मिले। जब हमने उनसे पूछा तो वो बस इतना ही बता पाए, हमारा बेटा उन लोगों ने लालच में मार दिया, और इतना ही नहीं, हमारा सब कुछ उन लोगों ने धोखे से हथिया लिया। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब हमारी टीम इन्हें यहाँ ले आई और तब से ये ऐसे ही गुमसुम बैठे रहते हैं अपने बेटे की याद में। इतना सुनकर छाया विनय से कहती है, विनय, हम इन्हें ही अपने साथ ले जाएंगे। विनय भी अपनी सहमति जताते हुए मैनेजर की ओर देखता है तो मैनेजर वृद्ध दंपत्ति को वहां ले आता है। उन्हें वहां एक बेंच पर बैठा दिया जाता है। तभी मैनेजर उन्हें बताते हैं कि ये दोनों आपको अपने माता पिता बनाकर अपने घर ले जाने आए हैं। तभी छाया उठकर कल्याणी जी की ओर जाती है और उनके घुटनों के पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, माँ, हमने आपको अपने माता पिता के रूप में चुन लिया है। क्या आप हमें अपने बेटे बहू के रूप में स्वीकार करेंगी?
यह सुनकर कल्याणी जी के पति रमेश जी कहते हैं, पर बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तभी विनय उनके पास आता है और कहता है, पापा, आपके पास तो वो है जिसके लिए हम 1 महीने से तरस रहे हैं। आप लोग बस हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहना। इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर वृद्ध दंपत्ति की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। दोनों उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली जाती हैं। आज विनय और छाया उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाने आए थे। सभी गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल देते हैं। गाड़ी जैसे ही घर के बाहर रुकती है तो विनय और छाया उन्हें गाड़ी से उतारते हुए घर दिखाते हैं और विनय कहता है, माँ, पापा, आज से यही आपका घर है, चलिए अंदर चलिए। तभी छाया विनय को रोकते हुए कहती है, अभी रुकिए, ऐसे कैसे? मम्मी पापा पहली बार घर आ रहे हैं, ऐसे कैसे आप इन्हें अंदर ले जा सकते हैं? माँ, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं बस अभी आई। इतना कहकर छाया दौड़ती हुई अंदर चली जाती है और जब वापस आती है तो उसके हाथ में आरती का थाल सजा हुआ था। दरवाजे के पास खड़ी होकर वो कहती है, अब आप लोग अंदर आ जाइए। वो लोग दरवाजे के गेट के पास खड़े हो जाते हैं और छाया उनकी आरती उतारती है। फिर दोनों को टीका लगाती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। फिर घर में आने का इशारा करती है। दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर दोनों को उनका कमरा दिखा दिया जाता है। सभी लोग साथ में बैठ जाते हैं। छाया भागकर सबके लिए शरबत बना लाती है। उनको कुछ देर आराम करने के लिए बोलकर विनय और छाया उनके लिए कपड़े लेने चले जाते हैं। शाम को फिर सब साथ में खाना खाते हैं और कुछ देर बात करके सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह उठकर छाया सबके लिए चाय बनाती है। फिर कल्याणी जी और रमेश जी को चाय पीने के लिए देती है और विनय को उठाने उसके कमरे में चली जाती है। अब आप भी उठ जाइए विनय, 7 बजने को आए हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? माँ उठ गई? जी उठ गई। तो माँ को बुला दो ना। छाया मुस्कुराती है और कल्याणी जी के पास आकर कहती है, माँ, आपको विनय जी ने बुलाया है। कल्याणी जी हैरत भरी नज़रों से छाया को देखती हैं। फिर छाया उन्हें उठाकर विनय के पास ले जाती है और उन्हें विनय के सिरहाने बिठा देती है। फिर विनय से कहती है, विनय, माँ आ गई। यह सुनते ही विनय तुरंत माँ की तरफ चेहरा करके अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले माँ का चेहरा देखता है। फिर कल्याणी जी के गोद में सिर रख लेता है और कहता है, अब मेरा दिन सबसे अच्छा जाएगा। कल्याणी जी को कुछ समझ नहीं आता तो छाया उन्हें बताती है कि शुरू से ही वो माँ का चेहरा देखकर सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं। माँ उन्हें ऐसे ही उठाया करती थी। उन दोनों से इतना प्यार और सम्मान पाकर कल्याणी जी की पलकें भीग जाती हैं। वहीं बाहर खड़े रमेश जी भी मुस्कुराने लगते हैं। एक दिन विनय के जाने के बाद छाया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसको लगातार उल्टी आती है। यह देखकर कल्याणी जी और रमेश जी घबरा जाते हैं और तुरंत विनय को फ़ोन करके उसे घर आने के लिए कहते हैं और रमेश जी तब तक डॉक्टर को बुला लाते हैं। डॉक्टर घर आकर जब छाया को चेक करती है तो वो बताती है कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। यह सुनकर सभी खुशी से नाचने लगते हैं। अब कल्याणी जी छाया का एक बेटी की तरह ध्यान रखने लगी थी। छाया का जब भी जो भी मन करता कल्याणी जी तुरंत उसे बनाकर दे देती। ऐसे ही माता पिता के सानिध्य में 9 महीने पूरे हुए और छाया ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम कल्याणी जी और रमेश जी ने करुणा रखा। विनय हॉस्पिटल में रूम के अंदर जब छाया से मिलने गया तो छाया ने विनय का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखा विनय, माँ पापा के आने से घर में खुशियाँ आ गई। और विनय
छाया को अपने सीने से लगाकर प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। बाहर खड़े वृद्ध दंपत्ति का यह युगल उन बच्चों की बातें सुन रहा था। दोनों ही उनका निश्चल प्रेम और अपनापन देखकर भाव विभोर हुए जा रहे थे। विनय और छाया के रूप में उन्हें सही मायने में अपने बेटा और बहू मिल गए थे। उनका परिवार अब पूरा हो चुका था और सब एक साथ खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगे थे। तो दोस्तों, अगर आप सबको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।